प्रियंका, पूजा, Present, sir. भूमिका, Present, sir. मितेश, साहिल, Present, sir. स्टेफी, Present, sir. ओम पटेल, Present, sir. केशवी, Present, sir. कृपल, दर्शनिका, टिशा, Present, sir. कौन है ये? दर्शनिका, Lisa, present. टिशा प्रेजेंट, Lisa. लीजा, लीजा का तो नाम ही नहीं आया अभी। दर्शित, Present. वंश, Present, sir. मयूर, Present, sir. खुशबू, निराली, Present, sir. लीजा, Present, sir. तनुश्री, दीप, Present. तन्वी, Present, sir. शिवानी, कैनिल, संजो, Present, sir. अदिति, जील, अब्बन, दिशा। एसवीवी स्टूडेंट्स, ये किसका माइक ऑन है बेटा? बंद कर दो। बेटा कौन पोपट लेके आ गया क्लास के अंदर? हैं? आदित्य, किसी ने बर्ड्स पाल रखे क्या? वर्षिल, Present, sir. खुशी पटेल, Present, sir. यश, Present, sir. नील पटेल, Present, sir. भावना, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. व्रज, Present, sir. चंदन, Present. रुत, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. कुश, रियांशी, Present, sir. धार्मिक, Present, sir. लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, Present, sir. जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित। Sir, Kush Patel, present, sir. Kush Patel. So, anybody else in SVV?
हाँ बेटा एसवीबी में कोई सर आदित्य। आदित्य और कोई सर पल्लव जागानी। पल्लव चलो पीपी सवानी में बेटा पीपी सवानी में कौन रह गया जल्दी बताओ यस पीपी सवानी में टिशा दर्शनिका एंड क्रूपल मितेश टिशा दर्शनिका क्रूपल और मितेश ठीक है ये 4 ही है ना सारे नाम खत्म हो गए ओके डन इसके अलावा कोई रह गया तो बताओ जल्दी से बी क्विक डन हाँ टीशा बेटा हो गया अटेंडेंस आपका चलो मेरे ख्याल से अटेंडेंस का कार्यक्रम पूरा हो गया अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं all of you are getting the screen yes सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा कल हमने कहाँ तक कवर कर लिया था कल मैंने आपको सारे रिलेशंस बता दिए थे मैक्सवेल के है ना मैक्सवेल ने जो प्रेडिक्शंस किए थे कल हम मैक्सवेल के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे कि मैक्सवेल ने हर फील्ड में अपना जो इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन किए थे जितने भी लॉज थे जैसे कि गॉस लॉ हो गया आपका मैग्नेटिज्म का लॉ हो गया है ना क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपका इलेक्ट्रिक वाला पार्ट भी आएगा और मैग्नेटिक वाला पार्ट भी आएगा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट भी हम कवर करते हैं और मैग्नेटिक पार्ट भी कवर करते हैं और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है मैक्सवेल का इसके बारे में कल हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके थे है ना मैक्सवेल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा तो मैक्सवेल ने अपने जो इक्वेशंस में रिफॉर्मेशन किए उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शंस किए अब वो कैसे किए मैं आपको वो बताऊंगा जैसे कि हमें पता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है ना अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम के साथ चेंज होती है तो इसकी वजह से हमने देखा था कि एडी करंट का जनरेशन हो रहा था अगर हमारे पास एक मेटल का प्लेट है और इसमें हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता था और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता था इस तरह की एडी करंट्स को जनरेट करता था मेटेलिक सरफेस पे ठीक है इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एडी करंट्स के अंदर यही जो इंड्यूस करंट होती थी ना जो मेटल सरफेस पे जनरेट होती थी इन्हीं को हम एडी करंट्स बोलते थे है ना अब होता क्या था कि ये जो इंड्यूस करंट्स जिस डायरेक्शन में जनरेट होती हैं मतलब अगर मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो आपकी इंड्यूस करंट बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अपोज करते हुए जनरेट होगी है ना उसको अपोज करते हुए वो जनरेट होगी ठीक है
तो इसी लूप में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होती थी, है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी देखा था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग इन अ लूप, है ना। जनरली जो हम स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे वो हमेशा इस तरह से जनरेट होती थी। दीज आर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नोन एज योर conservative electric fields which are produced due to static charge, and the electric fields which are produced by the time varying magnetic fields, these electric fields form the closed loops and these are known as non conservative electric fields। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल हम इस तरह से लिखते थे, यही हमारा ईएमएफ होता था, इसी को हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते थे, है ना। और by Faraday's law we know that induced EMF is defined as minus d phi by dt, where phi is your magnetic flux, and magnetic flux we know that magnetic flux is defined as B dot ds. Magnetic flux is defined as B dot ds. So when you substitute here you will get this relation, the close integral of E dot dl, close integral of E dot dl, बट ध्यान से देखना, close integral of E dot dl which is equal to minus d by dt of your magnetic flux which is B dot ds, है ना। सो ये भी जो एक्सप्रेशन था ये तो बेसिकली फैराडे के लॉ का ही एक्सप्रेशन है। फैराडे के लॉ को हमने जनरलाइज करके लिखा है ना। फैराडे के लॉ को हमने जनरलाइज करके इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्शन किया, देखो अब मैं आपको मैक्सवेल का प्रेडिक्शन बताऊंगा इस इक्वेशन से, ठीक है। फैराडे ने ये बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ना। फैराडे ने ये बताया था कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये पहले फैराडे की बात करता हूँ फिर मैक्सवेल की बात करता हूँ। फैराडे ने ये बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करती है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव। इतनी बात तो हमें फैराडे ने पहले ही बता दी, है ना। ये जो हम एडी करंट्स में डिस्कस कर चुके थे ये फैराडे ने पहले ही बता दिया। मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया इसके ऊपर, मैक्सवेल ने ये सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्यों नहीं हो सकती, है ना। ऐसा प्रेडिक्शन किसने किया, मैक्सवेल ने, है ना। मैक्सवेल ने ऐसा सोचा कि फैराडे ने जो बोला है अगर ये पॉसिबल है तो मैं जो सोच रहा हूँ वो भी पॉसिबल होना चाहिए। ये मैक्सवेल ने ऐसा सोचा है, मैक्सवेल ने इस तरह से सोचा फैराडे के इक्वेशन पे। देखो मैक्सवेल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने सारी इक्वेशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश करी है, हर चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को इंटर रिलेट करने की कोशिश करी है ना। मैक्सवेल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही होता है। जैसे आप कहते हो ना कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म हमें बहुत अच्छे से आता है। अब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो गैप है, उस गैप को किसने फिल किया, उस गैप को फिल करने के लिए मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन आया, है ना। उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी थी, वो कनेक्टिविटी किसने दी, वो काम मैक्सवेल ने किया, ठीक है। तो फिर बाद में मैक्सवेल ने सारे प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे से उसको एनालाइज किया और उसने एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से गहराई से सोचा। कैसे सोचा देखो, पहले तो उसने ये सोचा जो हमें ऑलरेडी पता है,
हमें पता है कि स्टैटिक चार्ज जो होता है, जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है ना, जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। अ स्टेशनरी चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, जैसे कि वायर में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ करंट फ्लो कर रहा है। इफ अ चार्ज इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली इन अ वायर, देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमें पता है ना। तो मैक्सवेल ने फिर बहुत बेसिक से चीज़ों को पकड़ा कि अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है वायर के अंदर यूनिफॉर्मली, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सराउंडिंग में, है ना। ठीक है। फिर मैक्सवेल ने सजेस्ट किया, अगर कोई चार्ज मान लो एक्सेलरेट करे, है ना, अगर कोई चार्ज मान लो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट कब करेगा, जब हम उसको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फैराडे ने तो बोला था, फैराडे ने क्या बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जो हमने एडी करेंट्स में देखा था। मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होनी चाहिए। तो इसी पॉइंट को मैक्सवेल ने पकड़ा, और इस पॉइंट के बेसिस पे मैक्सवेल ने ये सजेस्ट किया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करवाऊँ, है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करवाऊँ, है ना, बड़े ध्यान से सुनना कहानी। मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करवाऊँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करूँ, इंक्रीज करूँ, जो भी करूँ, या डिक्रीज करूँ, टाइम के साथ अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड करेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड भी अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी टाइम के साथ चेंज होगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम के साथ चेंज होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। मतलब ये ऑसिलेटिंग प्रोसेस चलता ही रहेगा, है ना, ये ऑसिलेटिंग प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इस कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, है ना, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field in a region, this creates electromagnetic wave। तो यहाँ से electromagnetic waves generate होनी शुरू हुई, ठीक है। So you can write here, due to continuous variation, due to continuous variation in electric field and magnetic field in a region, electromagnetic energy starts propagating, and this energy is known as your electromagnetic wave। इसी एनर्जी को नाम दिया गया, this energy is known as your इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसी एनर्जी का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आपको बात समझ आई? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज। और वो ऑसिलेशन किसकी वजह से हो रहा है? वो जो ऑसिलेशन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से टाइम के साथ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन की वजह से, इस कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन की वजह से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन इस तरह से पाया गया, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इस तरह का प्रोफाइल मिला गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इस तरह से कुछ एनवेलप बना रही है उसके परपेंडिकुलर। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बिल्कुल इस तरह से होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक इसके ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है ना। बात समझ आ रही है? इसका प्रोफाइल बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ये एनवेलप फॉर्म करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये जो पूरी एनर्जी ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी एनर्जी को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? इसके बाद कई तरह के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। तो सबके कंट्रीब्यूशंस अलग अलग थे, और जिसमें सबसे बढ़िया जो कंट्रीब्यूशन था हर्ट्स का था, है ना। तो हर्ट्स ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया था। सबसे पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था वो किसने किया था? हर्ट्स ने किया था। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें किसका था? हर्ट्स का था, ठीक है। अगर मैं आपको चाहूँ तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। क्या आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी सुननी चाहते हो? थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहते हो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म हुआ? हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले 1965 में, है ना, 1965 से इसकी डिस्कवरी शुरू हुई। और सबसे पहला योगदान तो आपको पता ही है मैक्सवेल ने किया था, जिसके बारे में हम अभी इतना सारा डिटेल में हमने जो पढ़ा है। सबसे पहले मैक्सवेल ने ही प्रेडिक्ट किया था, और उसी ने जितनी भी इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और मैग्नेटिज्म की, उसको मॉडिफाई किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इक्वेशन विच आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। सबसे पहले मैक्सवेल का योगदान था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी में, उसकी इक्वेशंस को बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक। उसके बाद 1887 में, ठीक है, 1887 में हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया। 1887 में हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया, और हर्ट्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये बताया कि उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशंस, वो उसने जनरेट करके दिखाए लैब में, और डिटेक्टर की हेल्प से उन्होंने इस रेडिएशंस को डिटेक्ट भी किया। विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो रेडिएशंस हैं उन्होंने उसको डिटेक्ट किया। हर्ट्स का भी काफ़ी बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, अभी हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। उसके बाद 1894 में, है ना, 1894 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है जेसी बोस, है ना। 1894 में एक साइंटिस्ट आए, इनका क्या नाम है? जेसी बोस। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, और ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज वेव होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ निकाली, और ये शो किया कि इसकी जो वेवलेंथ है 5 mm से लेके 25 mm तक वेरी करती है ना। ये जो कंट्रीब्यूशन था ये जेसी बोस का था इन ईयर 1894, है ना। काफ़ी सारा काम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स चले गए, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज करके अपने अपने रिजल्ट्स दिए, है ना, अपने अपने प्रेडिक्शंस दिए। फिर 1896 में जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था मार्कोनी, और मार्कोनी ने भी
यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लार्ज डिस्टेंस तक प्रोपागेट कर सकती हैं, है ना। उन्होंने ये शो किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इट कैन प्रोपागेट अप टू लार्ज डिस्टेंसेस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस वो प्रोपागेट कर सकती हैं, ठीक है। ये शो किसने किया था? मार्कोनी ने, है ना। और फिर 1899 में, ये फाइनल आपको बता रहा हूँ, लास्ट में 1899 में मार्कोनी ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था और ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसने ट्रांसमिशन करके बताया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। उसने 50 किलोमीटर की रेंज में इस वेव को ट्रांसमिट करके ट्रांसमीटर और रिसीवर की हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर मैं 50 किलोमीटर दूर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो रिसीवर पे उसके सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे, है ना। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया था मार्कोनी ने, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट जो इम्पोर्टेंट कुछ साइंटिस्ट थे, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको बता दिए। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इन सब साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशंस किए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे और इन्हीं के बेसिस पे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए, है ना। इन्हीं साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पे, ऑब्जर्वेशंस पे और प्रेडिक्शंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए, ठीक है। तो पहले मैं हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो हर्ट्स ने क्या किया था पहले हम ये देख लेते हैं। हर्ट्स का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आपके कोर्स में दे रखा है ना। तो हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट देखो आप। सबसे पहले हर्ट्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो ये दो मेटालिक प्लेट्स ली गई। सबसे पहले हर्ट्स ने क्या किया, दो मेटालिक प्लेट्स ली जो बिल्कुल कैपेसिटर की तरह बिहेव करती, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना हमारा, बिल्कुल उस तरीके से, और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया ताकि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, है ना। और ये बिल्कुल कैपेसिटर प्लेट्स की तरह बिहेव करने लग गया। दो प्लेट्स ली, P1 और P2, ठीक है। इन दो प्लेट्स पे उसने मेटालिक रॉड्स कनेक्ट करी और उस मेटालिक रॉड से एक मेटालिक स्फीयर कनेक्ट किया। दोनों प्लेट्स पे मेटालिक रॉड कनेक्ट करी और उस मेटालिक रॉड से एक मेटालिक स्फीयर को कनेक्ट किया, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही हाई वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई किया गया, मतलब जैसे हाई वोल्टेज इन प्लेट्स को सप्लाई किया गया तो हर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया। अच्छा, ऑब्जर्व कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक डिटेक्टर रखा हुआ है। यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा हुआ था और उस डिटेक्टर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पता चलती जाती है ना। ये डिटेक्टर कॉइल है, दिस इज योर डिटेक्टर कॉइल, ठीक है, डिटेक्टर कॉइल। तो जैसे हाई वोल्टेज, अब ये जो वोल्टेज है बेटा ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज उन्होंने सप्लाई किया है ना। ये एसी वोल्टेज सप्लाई किया है, दिस इज नॉट अ डीसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज जैसे ही सप्लाई किया इस प्लेट को तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रही है। और हम सबको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो वो अपनी सराउंडिंग में क्या इंड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी, ठीक है। सराउंडिंग में क्या इंड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी, है ना। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल्स को उन्होंने डिटेक्टर में डिटेक्ट किया। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल्स थे वो डिटेक्टर के पास डिटेक्ट किए गए, है ना। डिटेक्टर के पास जो है वो डिटेक्ट किए गए, ठीक है। और ये जो स्फीयर्स लगाए, मेटालिक स्फीयर, ये मेटालिक स्फीयर भी आयोनाइज हो गए चार्ज की वजह से, है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो ये मेटेलिक स्फीयर्स भी आपके आयोनाइज हो गए, है ना। ये मेटेलिक स्फीयर्स भी आपके क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, क्योंकि ये मेटेलिक रॉड से कनेक्टेड है ना। और जैसे ही ये मेटेलिक स्फीयर्स आपके आयोनाइज हो गए तो ये जो बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एयर है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, एयर है। तो ये इतने ज़्यादा हाईली आयोनाइज हो गए कि इनके बीच की जो एयर है, उनका जो गैप है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो गई, है ना। जब कोई मेटेलिक बॉडी हाईली आयोनाइज हो जाती है तो जो मीडियम होता है बाहर का, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। और हम सबको पता है जब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है तो एयर इंसुलेटर नहीं होती, फिर एयर आपकी कंडक्टिंग होने लगती है, ठीक है। उसके सराउंडिंग की जो मीडियम होती है, मतलब जो एयर है, वो आपकी कंडक्टिंग होने लगती है ना। इसलिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। ये सब उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक स्पार्क ने हमें ये बताया कि वहाँ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको उसने यहाँ पे डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लिया। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हार्ट्स ने ये बताया कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऑसिलेट करेगी टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगी टाइम के साथ, है ना। तो ड्यू टू दिस ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी पैदा हुई, उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसके बराबर पाया, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट उन्हें मिला जैसा हमें LC ऑसिलेशन में मिलता था, क्योंकि हम AC करंट अच्छे से पढ़ चुके हैं। LC ऑसिलेशन में अगर आप याद करो, LC ऑसिलेशन में आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती थी वो बिल्कुल इस तरीके की मिलती थी, है ना। LC ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलती थी बिल्कुल इस तरीके की ही मिलती थी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे पाए, है ना। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड because of electric field and magnetic field are oscillating with respect to time, है ना। electric field and magnetic field are oscillating or you can say changing with respect to time। इनके चेंज होने की वजह से जो वेव जनरेट हुई, जो एनर्जी जनरेट हुई, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी यहाँ से एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, विच इज़ 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। बात समझ आई? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? बेटा यहां तक सबको समझ आ गया? एवरीवन मुझे यस और नो तो बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमने क्या कंक्लूड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ओवरऑल इफ आई कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे पहला जो प्रेडिक्शन है वो तो मैक्सवेल ने दिया, है ना। सबसे पहले जो प्रेडिक्शंस दिए थे वो मैक्सवेल्स ने दिए। और मैक्सवेल के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जैसे कि आपके हर्ट्स हो गए, हर्ट्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने भी एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को बताया। और जो दूसरा साइंटिस्ट था आपका JC बोस, है ना, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को बताया, ठीक है। तो इन तीनों साइंटिस्ट के जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स थे, उन कंक्लूडिंग पॉइंट्स को अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इन तीनों की थ्योरी से मिले। और यहीं से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड हुए, है ना। इन तीनों साइंटिस्ट ने जब मिल के अपने अपने रिजल्ट्स दिए, उसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने स्टार्ट हुए, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं?
ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। with electric field and magnetic field perpendicular to each other, मतलब इनका जो प्रोफाइल बनता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि इनका जो वेरिएशन होता है वो साइनोसोइडियल वेरिएशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो इक्वेशन है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ साइन। तो उन्होंने यहाँ से ये भी शो किया, सेकेंड पॉइंट आई एम राइटिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ साइनोसोइडियल वेव विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेवियर शो किया विच इज बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। बात समझ आ गई। फिर थर्ड पॉइंट जो बताया गया, यस किसी का मैसेज है, नहीं समझ आया बेटा, सर ने क्या कहो, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू सेइंग, वॉइस कट हो रहा है क्या? अच्छा, वेट करो, मैं एक बार नेटवर्क देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से नेटवर्क तो पूरा आ रहा है, कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है तो, है ना। अब देखो बेटा, आवाज आ रही है क्या? अभी भी कट हो रहा है? हाँ सर, मतलब समझ नहीं आ रहा, आवाज आ रही है कि कट हो रही है, ये बताओ। आ रही है ना प्रॉपरली? वॉइस आ रही है प्रॉपरली? कट हो रहा है? Let me check once again. अब देखो बेटा, आवाज में कोई इंप्रूवमेंट है क्या? यस, नाउ द वॉइस इज क्लियर। नो सर, स्टिल नॉट प्रॉपर। अच्छा, अब क्लियरली आ रही है ना? जोर से ही बोल रहा हूं थोड़ा। अब देखो बेटा, आवाज आ रही है बेटा? यस, ओके, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया गया, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, पहला पॉइंट तो ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन होता है वो साइनोसोइडियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पॉइंट्स बताए गए। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स के बीच में जो रिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड से आप क्या समझते हो? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पीक वैल्यूज, है ना। एम्पलीट्यूड मीन्स पीक वैल्यू। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 and peak value of magnetic field is B0.
है ना. So the relation between these two amplitudes is given by E naught is equal to c times of B naught, where c is the speed of light, where c is your जो भी कट है speed of light. अभी भी कट हो रहा है बेटा? Yes. अजू भी कट था इसे. यस सर. फिर से कट हो रहा है. मैं एक बार ना नेट को डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करता हूँ. उनको 1 मिनट वेट करना ना. आई एम डिस्कनेक्टिंग एंड देन रिकनेक्टिंग अगेन. यस बेटा, वॉइस आ रही है अब? हेलो. नाउ इट्स क्लियर. ओके, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कुछ पॉइंट्स बताए गए. सबसे पहले जो प्रेडिक्शन दिया था वो मैक्सवेल ने दिया था, है ना, राइट. और मैक्सवेल के प्रेडिक्शन के बाद हार्ट्स ने और जेसी बोस, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है. मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, मतलब अगर एक्स एक्सिस में वेरिएशन हो रहा है या फिर वाई एक्सिस में वेरिएशन हो रहा है, जनरली हम वाई एक्सिस में वेरिएशन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है इस तरह से वाई एक्सिस में वेरिएशन होता है. देखो, साइनोसॉइडियल बिहेवियर एंड इट इज़ वेरिंग इन वाई डायरेक्शन. ठीक है. तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगी जेड डायरेक्शन में. जेड डायरेक्शन को हमने इस तरह से शो किया. ठीक है, बात समझ आ रही है. और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी. तो ये भी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने शो किया. तो साइनोसॉइडल इक्वेशन होगा तो वो इस तरह से वेरी करेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. थर्डली उन्होंने ये बताया कि इन दोनों वेव्स की जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, इनकी जो पीक वैल्यूज़ हैं उनका फ्लक्चुएशन कैसे होता था. तो पीक वैल्यूज़ मतलब आपके जो एम्पलीट्यूड्स हैं इसके पीक वैल्यूज़ क्या होगी, अब इसकी ई नॉट और बी नॉट होगी. इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताया गया कि ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट, वेर सी इज द स्पीड ऑफ योर लाइट, है ना. अब स्पीड ऑफ लाइट को इस तरीके से निकाला जाता है, ये भी इन्होंने ही बताया था. मतलब ये तीनों साइंटिस्ट का मिलके कंट्रीब्यूशन था. इसमें जो चौथा पॉइंट था वो ये था कि द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज ये कंक्लूजन है. जितना इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जितनी इन्होंने स्टडी करी, उन सारी स्टडी को मैंने आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स में बता दिया. द 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय 1/√of mu naught into epsilon naught.
वेर म्यू नॉट इज योर रिलेटिव परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, है ना, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से निकाली गई। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसका रूट लोगे, सो यू विल गेट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग इट? सो ये 4 कंक्लूडिंग पॉइंट्स इन साइंटिस्ट ने हमें दिए, जिसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया। क्लियर हो गया सबको? यस, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में, कमिंग नेक्स्ट क्लास, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब एक ही टॉपिक हमारा रह गया है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन नेक्स्ट क्लास एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? So today we are ending our session here only, and we will discuss in next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay beta, bye bye. Thank you, sir.